हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी आरओ भाग 2 हरियाणा बोर्ड के लिए आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में प्रिपेयर कराने वाला हूं फॉर 2022-23 का जो एग्ज़ाम है, यानी 23 के मार्च में जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे जो एमसीक्यू जो वो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे और सारा कुछ आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मैंने दे रखे हैं। एक तो वेबसाइट, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, उनका लिंक है लिखे हुए का, और एक जो है आपको लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का। 2023 के लिए प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको पूरी जो कक्षा 12 है ना, आपकी क्लास 12 में जितने भी सब्जेक्ट है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सबके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो सारे के सारे उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो वो दो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और कोशिश करूंगा आपके जो बुक्स हैं, इनके सॉल्यूशंस भी मैंने करा रखे हैं, आरोह के, वितान के, अभिव्यक्ति के, तो उनके भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े उन वीडियोस को भी। चलो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे के सारे। अब शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे पद्य भाग की। पद्य भाग हमारा यानी कि दो पोर्शन है, एक गद्य भाग है, एक पद्य भाग है। पद्य भाग यानी कविताओं वाला पोर्शन, और एक है कहानियों वाला पोर्शन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ये जो कविताओं वाला पोर्शन है, जो कविताएं हैं आपकी, सारी कविताओं के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसका जो पार्ट 2 है, यानी कि जो गद्य भाग है, वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर उसको कवर अप करेंगे। तो इस प्लेलिस्ट का जो मैंने बताया ना, 2023 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, उसमें वो वीडियो मिल जाएगी आपको, और बाकी की वीडियोस भी मिल जाएंगी। नैतिक शिक्षा है आपकी, या बाकी जो सब्जेक्ट है, सबकी आपको वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। अब शुरू करते हैं इन चैप्टर्स को। अब यहाँ पे एक और मस्त चीज बताता हूँ तुमको। देखो, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चंस के साथ में आपको जो है, अगर आपने प्रैक्टिस कर, मतलब आपने याद कर रखा है, आप बस देखने आए हो कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, तो आपको, आपके लिए एक चैलेंज है यहाँ पे इस वीडियो के अंदर। आपको जो है क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। अब ऐसे ही जो है सारे क्वेश्चन मैं दिखाता रहूंगा स्क्रीन पे, और आंसर छिपे रहेंगे सबके। अब आपको जो है वीडियो पॉज करनी है, या वीडियो पढ़ के साथ में भी पढ़ के आप जो है आंसर दिखने से पहले आपको जवाब सोचना है कि ये मेरा आंसर रहेगा। देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हो, क्या आपके सारे सही थे या गलत थे, या आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो मुझे पता ही नहीं था। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने पास से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम पेपर जो है आपके हरियाणा बोर्ड के, उन्हीं में से उठा के लाया हूं मैं, और अपने पास से एक भी क्वेश्चन ऐड नहीं करा है। आपको हर एक चैप्टर में 6, 8, 10 ऐसे ही एमसीक्यू मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है जो, और जो बार बार रिपीट हुए जा रहे हैं, हर साल आ ही जाते हैं, उनके ऊपर मैंने लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि उनको याद कर लो तुम। ठीक है, अब शुरू करते हैं। चलो, पहली कविता है आत्म परिचय एक गीत। तो इस पाठ के अंदर से है हमारा, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं, नीडों से, पेड़ों से, खेतों से, घरों से। कहाँ से झांकने लगते हैं? नीडों से झांकने लगते हैं। अगला प्रश्न है, मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है, स्थिरता, चंचलता, विह्वलता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा विह्वलता। अगर आपको किसी क्वेश्चन में एरर लगे ना, तो कमेंट में बता देना, क्योंकि मैंने तो कोशिश करी है अपनी साइड से कि हाँ बिल्कुल एक्यूरेट दूं आपको, फिर भी एक आध बार हो जाता है, कॉपी करते टाइम एरर हो जाती है। सो अगर लगे कहीं पे एरर तो बता देना मेरे को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे, पेड़ों से, नीडों से, घरों से, खेतों से। तो कहाँ से झांकने लगे होंगे? नीडों से झांकने लगे होंगे। देखो, आपको अगर अभी हम थोड़ी देर पहले ही पहला क्वेश्चन जो करके आए थे वो भी सेम था, है ना। देखो यहाँ पे था, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बस फर्क इतना है, झांकने लगे होंगे। तो दोनों क्वेश्चंस में बस इतना सा ही फर्क है, और ऑप्शंस ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। अब ये क्यों किया गया है, देखो इसी चैप्टर के अंदर ये मिलेगा आपको, क्योंकि ये दिखाने के लिए मैंने करा है, ताकि आपको ये समझ आए कि क्वेश्चन इतने से जो है, मतलब एक दो वर्ड जो है क्वेश्चन की सेंस को बिना बदले जो है चेंज हो जाते हैं एग्जाम्स में। ये दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से एग्जाम में आए थे, तो इस तरीके से घुमा दिया जाता है। कहीं आप सोचो भाई रट्टा मार के बैठा हूँ, कै खे गए, ऐसे रट्टे नहीं लगते इनके एमसीक्यूज के। हमेशा जो है उसका आंसर याद करने की कोशिश करो, आंसर क्या है उसका, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शंस देखो, हेल्प मिलती है ऑप्शन से, और कुछ नहीं होता। ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए, कै खे गए याद कर रहे हो तो फिर फंस जाओगे आप। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, आंसर याद आना चाहिए आपको। हो जाए न पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है, चिड़िया, कबूतर, पंथी, चिड़िया के बच्चे। कौन चलता है? पंथी चलता है। किस किसने चिड़िया सोची थी इसमें?
सच्ची सच्ची बताना तुम, है ना। तो मुझे लग रहा है कुछ ने तो सोची होगी जरूर से कि चिड़िया है भाई इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर है पंथी। ठीक है, चिड़िया वाला जो पैसेज है वो अलग है, दूसरा पहरा है उसमें पाठ के कविता के अंदर, ये पहले वाले में से है। चलो आगे देखते हैं अगले प्रश्न में, किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? पंथी के, कवि के, चिड़िया के, लेखक के। तो किसके हैं? चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में हैं और वो नीडों से झांक रहे हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, पंक्ति में कौन सा भाव है? विश्वास का, आशा, विह्वलता, समरसता। तो कौन सा भाव है? विह्वलता का भाव है। ठीक है, तो ये थे हमारे इस चैप्टर से एमसीक्यू। देखो इस चैप्टर से आसान एमसीक्यू आते, ज्यादा मुश्किल नहीं आते, लेकिन ये चैप्टर भाई आपके मतलब हिला के रख देगा आपको पूरे का पूरा, कि ये कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम कर भी पाएंगे इनको, नहीं कर पाएंगे। देखो वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट वाले तो आसान आते हैं इसमें। पाठ 2, पतंग। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन मिला है, लगभग 10 बार आ चुका है ये 5 साल के अंदर, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? सफेदी, कोमलता, गरमाई, नरमाई। तो किसका है? कोमलता का प्रतीक है। पतंग उड़ाते बच्चे को महज एक धागे के सहारे कौन थाम लेती है? पतंगों की ऊंचाइयां, मुंडेर, सीढ़ियां, रोमांचित शरीर का संगीत। तो कौन थाम लेती है? पतंगों की ऊंचाइयां। पतंगबाज किसके सहारे उड़ते दिखाए गए हैं? धागे के सहारे, पतंग के सहारे, रंध्रों के सहारे, उंगलियों के सहारे। यहाँ पे रह आएगा, यहाँ पे मिस टाइप आ रहा है थोड़ी सी, रंध्रों के सहारे, है ना। तो चलो देखते हैं, ये यही हमारा आंसर है, रंध्रों के सहारे। ये रंध्रो है तो र इसका मिस टाइप हो गया, मतलब कॉपी करा था ना आंसर, तो ये र आएगा इसमें शायद से, प्रोबेबली। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है रंध्रों के सहारे था वो। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब सेम सा ही है, सेंस सेम सी है, समझ गए होगे तुम भी। उड़ाई जाने वाली सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है? पतंग, तितली, वायुयान, रॉकेट। तो कौन सी है सबसे हल्की और रंगीन चीज? पतंग है। देखो ये अगर आप किसी बच्चे ने पाठ भी नहीं पढ़ रखा ना, वो भी कर देगा इसका उत्तर तो, क्योंकि वायुयान और रॉकेट हल्के नहीं होते, और तितलियां उड़ाई जाने वाली चीज नहीं होती, तो बच्चा क्या, पतंग बचा बस एक। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, पतंगों की ऊंचाइयां कैसी कही गई हैं? फड़कती, कड़कती, धड़कती, सरकती। सरकती होना चाहिए था प्रोबेबली यहाँ पे, अच्छा सा लगता। चलो कैसी कही गई है? ये धड़कती हुई कही गई हैं। पतंगबाजों के पैर कैसे कहे गए हैं? साफ, बेचैन, सुंदर, सपाट। तो कैसे कहे गए हैं? पतंगबाजों के पैर बेचैन कहे गए हैं, यानी कि वो ऐसे आगे पीछे होते रहते हैं ना, बेचैनी आई रहती है उनमें। पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है? लाल सवेरा, बोछार, साइकिल, सूर्य। तो किसको कहा है? लाल सवेरे को कहा गया है। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? ढोलक, सितार, मृदंग, बाजा। तो किसकी तरह बजा रहे हैं? मृदंग की तरह बजा रहे हैं। भादो महीना किस ऋतु में आता है? देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है भाई, मतलब मैंने एक चीज नोटिस करी है, बड़ी कमाल की है, बताता हूँ तुमको। जितने भी एमसीक्यूज हमारे आ रहे हैं ना इस हिंदी के जो पेपर है उसमें, उसमें एक ना एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जिसमें ऋतुओं का, मतलब ये भादो, सर्द, गर्मी, कौन सा सीजन है ये, मतलब कह सकते हो पुराने जमाने वाला दादा दादी वाला कैलेंडर जो था ना पहले चलता था, जो आजकल कम हो गया है, तो उस कैलेंडर के बेसिस पे क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने देख लिया ये चीज, मतलब मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स में मिलती है वो चीज, कि एक महीना मतलब हमको दे देते हैं, भादो, आसूज, मंगसर, कुछ भी दे देंगे वो, और उसके बाद में उसमें से ऋतु पूछी जाएगी। बट ऐसा नहीं होता कि कुछ भी अपने मुंह मन से जो भी मन कर रहा भाई उसको उठा के दे दिया क्वेश्चन को। ये चैप्टर से रिलेट करना चाहिए। अब चैप्टर में जो सीजन होता है उसके रिगार्डिंग वो देते हैं। अब यहाँ पे इस चैप्टर में बात हो रही थी भादो महीने की, तो ये उसी के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं हमसे कि जो भादो का महीना है वो किस सीजन में आता है? सर्द में, ग्रीष्म, हेमंत, वर्षा। तो कब आता है? वर्षा ऋतु में आता है। चलो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे होंगे ना इसमें, एक आध क्वेश्चन आपको, मेरे को लग रहा है लगे होंगे तुमको। अगर तुमने सारों के आंसर कर दिए तो भाई मतलब तुमने अच्छे से याद कर रखा है चैप्टर को, मस्त वाला बिल्कुल। अगला पाठ देखते हैं, कविता के बहाने बात सीधी थी पर मैं अटक गया, है ना। चलो आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसका, बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? खिलौने, पेंच, बच्चे, भाषा। आसान सा है तो सबको पता होगा, बच्चे, बच्चे के समान खेल रही थी, वो शरारती बच्चा बना हुआ था। कवि से शरारती बच्चे की तरह कौन खेल रही थी? बात, रात, सौगात, विमाता। तो कौन खेल रही थी? बात खेल रही थी। अब देखो दोनों क्वेश्चंस में आपको सेम सा लगा होगा, मतलब भाई ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, बात कवि के साथ किस समान से खेल रही थी। अब एक बार क्या किया इन्होंने, उल्टा कर दिया।
कवि के साथ मतलब शरारती बच्चे की तरह, आंसर तो बच्चे हैं। अब बच्चे की तरह कौन खेल रही थी, बात खेल रही, मतलब क्वेश्चन को आंसर बना दिया इन्होंने, आंसर को क्वेश्चन बना दिया। अब ऐसे भी जो है कई बार शरारतें कर देते हैं एग्जाम वाले भी, तो ध्यान रखना उस चीज का। किसके चक्कर में सीधी बात टेढ़ी फंस गई, धैर्य, भाषा, ताकत, कसाव। तो किसके चक्कर में, भाषा के चक्कर में सीधी बात जो है टेढ़ी फंस गई थी। सीधी बात किसके चक्कर में फंसी, दर्शन के, तर्कशास्त्र के, विज्ञान के, भाषा के। देखो तीसरे वाले की सेंस सेम सी है, सेंस को समझो तुम। किस के चक्कर में सीधी बात टेढ़ी फंस गई, और किसके चक्कर में बात फंसी, सीधी बात किसके चक्कर में फंसी। मतलब उसको जो है उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सिंपल बना के दे रहे हैं, और ये ज्यादा पूछ रहे हैं हमसे, तो ये भी भाषा के ही है, सेम आंसर रहेगा। भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी हो जाती है, पेचीदा, सरल, दिव्य, सौम्य। तो कैसी हो जाती है, पेचीदा हो जाती है। और भी, भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई, तोड़ने मरोड़ने, उलटने पुलटने, घुमाने फिराने, उपयुक्त सभी। अब ये आप कंफ्यूज हो गए हो भाई, मतलब ये क्या है, मतलब हम कौन सा बोले, हम तोड़ने मरोड़ने से बात हो गई या घुमाने फिराने से, पता नहीं लग रहा है ना। देखो एक्चुअली इसका आंसर है उपरोक्त सभी। आप कविता में जाके देखोगे तो समझ आएगा, उसमें तीनों वर्ड, ये तीनों ऑप्शन हमारे यूज कर रखे हैं एक ही जगह पे, और उस सारे पंगे सारी चीजों उसने कोशिश कर ली, तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पुल्टा, घुमाया फिराया, सब कुछ करने के बाद वो बात जो थी वो और अधिक पेचीदा हो गई थी। तो इसीलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ये देंगे ही देंगे ऐसे मौके पे। चलो ये थे हमारे इस चैप्टर से एमसीक्यू जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो अगला चैप्टर देखते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है, क्रूरता की, दया की, वात्सल्य, परोपकार। तो किसकी कविता है, क्रूरता की कविता है। कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के आधार पर बताइए, अद्भुत, दिव्य, रोचक, अलौकिक। तो कैसा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, मजा आना चाहिए, चाहे कोई दुखी हो या मरे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है, संवेदनशीलता, संवेदनहीनता, दुर्बलता, करुणा। तो किसको दिखाया गया है, संवेदनहीनता को दिखाया गया है, यानी कि एक्चुअली वो किसी की फीलिंग्स को समझ नहीं रहे हैं। तो एक्चुअली वो चीज हमको यहाँ पे इस पाठ के कविता के माध्यम से दिखाई गई है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में किसकी बात है, क्रूरता, दया, ममता, प्रेम। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, क्रूरता की बात हो रही है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है, सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा, समाचार और खेल, दर्शक और अपाहिज रोते हुए, नए और पुराने कार्यक्रम। तो किसको दिखाने की कोशिश हो रही है, दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाने की कोशिश हो रही है, ताकि लोगों को वो दिल से टच कर जाए, वो जो नाटक वो बना रहे हैं, और सफल हो जाए। पर्दे पर दिखाई गई तस्वीर के ओठों पर क्या थी, जगमगाहट, कसमसाहट, गुनगुनाहट, सनसनाहट। तो क्या दिखाई दे रही थी उसके होठों पर, कसमसाहट दिखाई दे रही थी उसके पे। दूरदर्शन का कार्यक्रम कैसा बनाया जाता है, रोचक, दिव्य, भव्य, अतीन्द्रिय। तो कैसा बनाते हैं, रोचक बनाते हैं। देखो पहले जो क्वेश्चन था ना वो थोड़ा लेंथी बना रखा था इन्होंने, बाद में छोटा करते चले गए उसको। तो मैंने दोनों तरीके के दे दिया आपको कि हाँ इस तरीके से इतना छोटा करके भी सेम क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। मतलब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, वेबसाइट पे आपको सारे के सारे लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते ना, इस वेबसाइट पे चले जाना cclchapter.com पे, और इस वेबसाइट पे जाके आप इन सारे क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लेना मेरी साइड से कि भाई हाँ मैंने बोला है, ठीक है आप प्रैक्टिस कर लो। आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये जो पूरी बुक का एक ही आर्टिकल है ये। इस वेबसाइट पे जाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन मिलेगा, वहां पे जाना, आरओ भाग 2 एमसीक्यू लिखा हुआ मिलेगा तुमको, तो वहां पे उसमें ये खुल जाएगा, ये पोस्ट से हम आपको पूरी बुक के हैं। आप एक बार प्रैक्टिस करो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% एमसीक्यू आपको इससे बाहर नहीं मिलने वाले। भाई मतलब मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है पिछले पेपरों से कि हाँ उनसे बाहर आते ही नहीं है, वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। प्रैक्टिस करना आपके हाथों में, वो मेरे हाथों में नहीं है कि मैं बोलूँ भाई वीडियो दिखा रहा हूँ। मैं अपनी साइड से प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, याद करवा सकता हूँ, समझा सकता हूँ सारी चीज़ें, बट याद फिर भी आपको ही करना है ना। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना वेबसाइट पे जाके, मेरी साइड से मैं बोल रहा हूँ इसीलिए कर लेना, बस भरोसे की बात है ये, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन जाता है, जो जो जाएगा कमेंट में भी बताना कि हाँ सर हमने। और इस वेबसाइट के नीचे मैंने कमेंट ऑन कर रखी है, तो वहाँ पे जाके स्कोर कमेंट करना, फिर मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ
कौन कौन जो है वहाँ पे गया था मेरे बोलने की वजह से, और प्रैक्टिस करने के बाद तुम पेपर में खुद ही बता दो कि कितना आया इसमें से पेपर में। चलो अगला चैप्टर देखते हैं हमारा, सहर्ष स्वीकारा है। अब यहाँ पे जो है पहला ही क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सहर्ष स्वीकारा है कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ पिराती है, भीतर बाहर सर्वत्र बीचों बीच। तो कहाँ पिराती है वो भीतर पिराती है। सहर्ष स्वीकारा है कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती है, बर्दाश्त, खत्म, कम, ज्यादा। तो क्या नहीं होती है वो बर्दाश्त नहीं होती है। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई, कमजोर, दृढ़, संवेदनशील, समर्थ। तो कैसी हो गई थी, कमजोर हो गई थी वो। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है, आकाश में, वायु में, बादलों में, अंधेरी गुफाओं में। तो कहाँ होना चाहता है, अंधेरी गुफाओं में। अब ये जो है ना थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स है ये चीज समझना। ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। समझो कैसे, इसके ऑप्शंस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शंस में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। दो जगह जो है कविता आपने पढ़ी है ना, तो वो कविता में बताता है कि मैं दो जगह, मैं जो है धुएं के बादलों में, अंधेरी गुफाओं में बिल्कुल लापता होना चाहता हूँ, वो ऐसे बोलता है। अब हम बादलों में भी नहीं कह सकते क्योंकि अंधेरी गुफाओं में उसकी सेंस ज्यादा थी, लेकिन अगर अंधेरी गुफाएं नहीं देते हैं तो बादलों में कहोगे, ठीक है। अगर ये नहीं देते, ऑप्शंस पे ध्यान देने की बात है, वो सिर्फ अगर दोनों दे दिए तो अंधेरी गुफाओं में, और अगर अंधेरी गुफाएं नहीं दे रखी है या गुफाएं नहीं दे रखी तो बादलों में वो गायब होना, लापता होना चाहता है। ठीक है, समझ गए ना कैसे क्वेश्चन को ट्विक करना है। सेम क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन दूसरे स्टाइल में पूछा, मुक्ति बोध ने कहाँ लापता होना स्वीकारा, यानी कि कहाँ लापता होना चाहता है, बात सेम सी है। धुएं के बादलों में, नभ नीलिमा में, सागर में, अज्ञात लोक में। देखो अज्ञात लोक की बात नहीं करी थी उसने, गुफाओं की बात तो करी थी, लेकिन उस अज्ञात लोक की बात नहीं हुई थी यहाँ पे। तो कहाँ पे लापता होना चाहता है फिर उसने, धुएं के बादलों में लापता होना चाहता है वो। और यहाँ पे देखो बादलों में था, सिर्फ बादलों में है, और यहाँ पे है अंधेरी गुफाओं में, तो अंधेरी गुफाओं में हमारा आंसर रहेगा। और आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा इस वाले में। बस यहीं पे एक ऐसी मुझे लगा कि ये क्वेश्चन अलग स्टाइल में आंसर आ रहे हैं यार इनके, मतलब क्वेश्चन की सेंस सेम है लेकिन आंसर अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान देने की, सिर्फ इसी चैप्टर में ऐसा है और इसी क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। कवि ने गरीबी कैसी बताई है, सुनहरी, गर्बीली, रंगीन, भवतारणी। तो कैसी बताई है, गर्बीली, गर्बीली गरीबी यह है, ऐसा कुछ करके लाइन है ना। भवितव्यता किसे डराती है, संघाती को, छाती को, बिलखाती को, धराती को। तो किसी को डराती है, छाती को डराती है भाई। परिवेष्टित शब्द का क्या अर्थ है, पगड़ी, परिजन, चारों ओर से घिरा हुआ, परिक्रमा। तो क्या अर्थ है इसका, चारों ओर से घिरा हुआ। ये कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, ध्यान रखना इस वर्ड का अर्थ, मतलब ऐसे ही आता है, सेम क्वेश्चन, ऑप्शंस भी सेम रहते हैं, चारों ओर से घिरा हुआ। पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में, यहाँ जो विवरो शब्द है इसका क्या अर्थ है, बादल, बिल, गुफा, शिविर। तो वैसे तो तुम भी समझ गए हो, गुहाओं का मतलब गुफा के बिलों में, गुफा के अंदर कह रहा है ना, तो गुफा में बादल थोड़ी ना होंगे, गुफा में बिल होंगे, या गुफा होगी या शिविर होगा। तो गुहाओं का अर्थ तो गुफा हो जाएगा, लेकिन गुफा के गुफाओं में थोड़ी ना होता कुछ भी, तो गुफा के बिलों में गायब होना चाहता है। ये थोड़ा सा साइंस समझने की बात है। अगर मेरे को देखो, मैं अपने उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जब मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल नादान हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि भाई पेपर में इसको कैसे अटेम्प्ट करना रहेगा, तो थोड़ा सा अगर हमको पता है, गुफाओं का मतलब गुफा होता है ना, अंधेरे का मतलब अंधेरा होता है, पाताली मतलब पाताल होता है, बादल थोड़ी ना होता, विवरों का मतलब गुफाओं के अंदर बादल आते नहीं है, गुफा के अंदर गुफा थोड़ी ना होगी, गुफा के अंदर तो नॉर्मल है, पहले ही कह दिया ना हमने, गुफाओं की गुफाओं में थोड़ी ना कहेंगे, शिविर में भी नहीं कहेंगे, तो बिली ऑप्शन बचता है। तो ऐसे भी थोड़ा सा सेंस लगा लोगे तो कई बार क्वेश्चन अपने आप ही अटेम्प्ट हो जाता है। चलो ये वाला चैप्टर देखो, ऊषा। अब ये चैप्टर मैं थोड़ी सी काम की जानकारी बता देता हूँ, तुम्हारा भरोसा नहीं है भाई, तुम दूसरी वीडियो देखने जाओ या नहीं जाओ, अब बता देना तुम प्लेलिस्ट में जाके दूसरी वीडियो देखते हो या नहीं देखते। तो देखो ये एक चीज बता देता हूँ, ये चैप्टर है ना, इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या काव्य सौंदर्य, भाई रट लेना बिल्कुल जबान पे ऐसे, मतलब पक्का कर लेना, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा बार जो है काव्य सौंदर्य, और जो व्याख्या वाले आते हैं ना 4-5 नंबर के, जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर का आता प्रोबेबली, तो ये जो कविता है ना सबसे ज्यादा बार इसमें से आया है। पहरा जिसकी व्याख्या करनी है, व्याख्या नहीं करनी आई तो काव्य सौंदर्य पूछ लिया, मतलब ये इसकी व्याख्या वाला पोर्शन आता ही आता है। सो ध्यान रखना, इस कविता को अच्छे से रट लेना बिल्कुल से, ठीक है। अब इसके एमसीक्यूज भी आते हैं कुछ, देखो एमसीक्यूज कैसे आए हैं।
उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? केसर, शंख, सिंदूर, सील। तो कैसा बताया गया है वो? शंख के जैसा। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? उषा का, निशा का, निशाचर का, भूत का। तो किसका होता है? उषा का जादू। उषा का जादू टूटने का समय क्या है? सूर्योदय, सूर्यास्त, प्रदोष, प्रहर। तो कौन सा है? सूर्योदय। जब सूर्य उदय हो जाता है तो ये उषा का जो जादू है, ये चांदनी सी जो है वो टूट जाती है पूर्ण रूप से। तो ये 3 ही क्वेश्चन आए अभी तक, ये देख लो तुम। मैंने लगभग ये मान लो तुम एस्टिमेटेड 20 पेपर एनालाइज करे थे और उनमें सिर्फ ये 3 क्वेश्चन मुझे मिले। तो इससे आप आइडिया लगा लो कि ज़्यादा कुछ खास इसमें से नहीं आता। एमसीक्यूज में ये चैप्टर कुछ खास प्ले नहीं करता, बट हाँ व्याख्या वाले पोर्शन में हर बार आ रहा है। तो उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, मैं पूरा समझाऊंगा उस चीज़ को लेके, लिख रहा हूँ मैं भी, उस पर काम कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा उसका भी। अब देखते हैं अगला पार्ट, पाठ नंबर 7, बादल राग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा हुआ है। बादल राग कविता में कवि ने सुखों को कैसा बताया है? स्थिर, अस्थिर, मायावी, अदृश्य। तो कैसा बताया है? अस्थिर बताया, यानी कि वो कहता है ना, अस्थिर सुख पर दुखों की छाया से कुछ करके कहता है वो। तो वही है, ये वही पंक्ति सी है। निराला ने जीर्ण बाहु किसे कहा है? रोगी को, वृद्ध को, किसान को, बालक को। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एक और क्वेश्चन है इससे मिलता जुलता। आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी इस कविता में, जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर, है ना, ऐसे कुछ करके है। तो ये दोनों कई बार जो है क्या बोलते हैं, जीर्ण बाहु किसको कहा गया है, शीर्ण शरीर किसको कहा गया है। दोनों को जो है, दोनों चीजों का जो अर्थ है, अर्थ नहीं पूछ रहे हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं किसको वो बात कही गई है। तो वो कही गई थी किसान को, ठीक है ना, ये याद रखना। किसान लिख सकते हैं, कृषक लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आया है। ऐश्वर्या भवन, सौंदर्य भवन, भव्य भवन, आतंक भवन। तो क्या कहा है उन्होंने? आतंक भवन। ऐसे लिखा है ना कुछ पंक्तियों में, अट्टालिका पर कहाँ पर रहे हैं? आतंक भवन, ऐसा कुछ करके पंक्ति है। क्रांति के बादलों की गर्जना सुनकर कौन सा वर्ग भयभीत होता है? निम्न वर्ग, श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, शोषित वर्ग। तो कौन सा वर्ग होता है? पूंजीपति वर्ग, यानी जिसके पास पैसा है बहुत ज्यादा। तो विप्लव शब्द का अर्थ क्या है? क्रांति, ये तो सबको याद होगा। इतना मतलब पूरी कविता पढ़ने से पहले तुम्हें विप्लव का अर्थ तो समझा ही दिया जाता है ना। तो अगर तुमको व्याख्या नहीं आती ना किसी चैप्टर की, किसी में डाउट है, तो आरोह की जो वीडियो, एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके सारी वीडियोस की जो व्याख्या वगैरह वो समझ लेना, ठीक है। फिर ये मत बोलना कि भाई तुमने बताया नहीं कि आपने वीडियो बना रखी थी कभी और हमने देखी ही नहीं, वो हमें समझ ही नहीं आई व्याख्या। तो व्याख्या भी समझ लेना, काम चलाओ सी, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ आप पास हो जाओ कम से कम उसमें से, उसमें नंबर ना कटे बेफालतू के। चलो देखो, अब वैसे तो व्याख्या करनी आती नहीं है, बस उसके बिहाफ पे क्वेश्चन आते हैं, उसको समझना रहता है बस हमको। तो यहाँ पे इसका अर्थ है क्रांति। आतंक अंक पर कौन कांप रहे हैं? मजदूर, धनी, गरीब, शोषित। तो कौन कांप रहे हैं? धनी लोग। अब वहां पे जो है देखो, धनी लोग, वहां पे पहले जो क्वेश्चन था सेम सही सेंस के साथ में, उसमें था पूंजीपति वर्ग, यहाँ पे है धनी लोग। अब तुम सेंस समझोगे तो समझ आ जाएंगी सारी चीजें। कैसे बादल छाए हुए थे? विकरारे, कजरारे, गोरे, बिखरे। तो कैसे छाए हुए थे? विकरारे बादल छाए हुए थे। गगन स्पर्शी कौन है? बादल, मृदा, मणि, मत्स्य। तो देखो वैसे भी तुम कुछ सेंस लगाओ ना लगाओ, मैंने कविता भी नहीं पढ़ी, फिर भी मैं ये सेंस लगा के कह सकता हूँ। देखो गगन स्पर्शी, आकाश में क्या दिखता है? मिट्टी दिखती है, मणि दिखती है, मछली दिखती है, भाई बादल ही तो दिखते हैं। अरे यार इतना आसान सा क्वेश्चन। शीर्ण शरीर किसे कहा गया है? बालक को, महिला को, सैनिक को, किसान को। देखो मैं कह रहा था ना, जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर, वो पूछेंगे किसको कहा गया है, वो किसान को ही कहा गया है। कृषक नहीं लिखा अब की बार, किसान लिख दिया इन्होंने। चलो अगला चैप्टर देखते हैं, इसमें से एमसीक्यू भर भर के आते हैं और मस्त आते हैं। कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। अब यहाँ पे 2 कविताएं हैं ना, इसमें से लक्ष्मण मूर्छा वाले में से ज्यादा आते हैं, कवितावली में से ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। चलो देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। श्री राम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय होती है? जिसके पंख होंगे उसी की तो स्थिति दयनीय होगी। पक्षी की, मछली की, वानर की, सांप की। किसको पंख होते हैं? पक्षी को होते हैं, तो पक्षी की दयनीय होगी अगर उसको पंख नहीं है तो। श्री राम ने किसकी हानि को विशेष हानि नहीं बताया? पत्नी की, भाई की, मित्र की, बहन की। तो किसकी हानि को विशेष नहीं बताया? पत्नी की हानि को। जब उसका भाई जो है उसको तीर लग जाता है तो उसके बाद वो मूर्छित हो जाता है लक्ष्मण, और फिर वो रोते हुए सारी बातें बोलता है। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास जाता है? मेघनाथ,
हनुमान, राम, कुंभकर्ण। अब ये देखो दो ऑप्शन तो ऐसे हट गए तुम्हारे। लक्ष्मण जिंदा है, ये बात सुन के रावण हनुमान से मिलने थोड़ी ना जाएगा कि तुमने ये क्या कर दिया, संजीवनी बूटी क्यों उठा लाए तुम। राम के पास तो वैसे नहीं जाने वाला। मेघनाथ बचा, कुंभकर्ण बचा। अब तुम्हें याद होना चाहिए कुंभकर्ण को उठाने गया था, फिर वो नगाड़े बजाए, सोनो टंकियां करी गई थी। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगता है? राम, हनुमान, सीता, वानर। सीता को तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है। वानर भी दुखी थे, हनुमान भी दुखी था, लेकिन राम जो है रोने लगता है क्योंकि उसका भाई जो है मूर्छित हो गया था। निज जननी के एक कुमारा पंक्ति किस पात्र ने कही है? ये बात किसने कही थी? भरत ने, लक्ष्मण ने, राम ने, हनुमान ने? देखो अब ये तुम सेंस समझोगे ना क्वेश्चन की तो तुम्हें समझ आएगा। तुम निज जननी के एक कुमारा यानी कि तुम्हारी माँ का एक ही बेटा है, तो जो है वो बात किसने कही थी? भरत ने, क्योंकि भरत तो वहां था ही नहीं उस लड़ाई में, तो भरत कैसे कह देगा? लक्ष्मण ने, लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है तो वो कैसे कह देगा? हनुमान भैया जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, वो कैसे कह देगा? तो कही किसने? राम ने कही थी वो। वैसे भी देखो ऑप्शंस देख के भी डिटेक्ट किया जा सकती हैं सारी चीजें। अगर तुमको कहानी भी नहीं पता तब भी आधे पास तो वैसे हो जाते हैं। नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण क्या लग रहा था? देवता, यमराज, दानव, पहाड़। तो क्या लग रहा था? यमराज की तरह लग रहा था वो। उमा एक अखंड रघुराई पंक्ति में उमा शब्द का क्या अर्थ है? सची, उर्वशी, शारदा, पार्वती। तो क्या अर्थ है? पार्वती अर्थ है इसका। चलो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये तुमने देखा नहीं होगा कहीं जगह पे, तो इसका याद कर लेना तुम। भरत के बाहुबल एवं शील के प्रशंसक का नाम लिखिए। मयंद, अंगद, सुग्रीव, पवन कुमार। तो भरत के बाहुबल और शील के प्रशंसक जिसने उसकी प्रशंसा करी थी, तो किसने करी थी? पवन कुमार ने। क्योंकि तुम्हें कहानी तो याद होगी, जब हनुमान संजीवनी बूटी लेके वापिस आ रहा था तो उसको लगा भरत को कि मेरे राज्य पे हमला कर रहा है वो, तो उसके चलते उसने वो तीर मारा था और फिर बताता है। तो किसको लग गया था वो तीर? पवन कुमार को यानी हनुमान को। टोटल बात यहाँ पे समझने की है। पवन कुमार की जगह ऑप्शन में हनुमान लिख देंगे तो अटक मत जाना कि ये क्या लिख दिया, ठीक है? तो हनुमान भी हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन में। पवन कुमार लिख रखा है, सब ऐसा नाम लग रहा है। अर्धराति गई कपि नहीं आऊ वाक्यांश में किस पात्र के न आने का वर्णन है? तो यहाँ पे क्या कहते हैं? आधी रात बीत गई है, हनुमान अब तक नहीं आया, तो इस पंक्ति में किसके आने का वर्णन है? हनुमान के। ऑब्वियस सी बात है। सुग्रीव, मयंक, अंगद, हनुमान। तो हनुमान के आने का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं आया अभी तक। सहेव विपिन हिम आतप बाता पंक्ति में आतप का क्या अर्थ है? यानी कि सहेव विपिन, हम वो जो है राम बोलता है लक्ष्मण को जब वो मूर्छित हो रखा था ना, कि हम दोनों ने जो है हिम यानी बर्फ और गर्मी सब कुछ हमने आपस में बांटी, सहन करी हैं, सारे सीजन हमने सहन करे हैं, तो उसी को लेके जो है ये पंक्ति है। अब इसमें पूछ रहे हैं ये जो आतप शब्द है इसका क्या अर्थ है? आपदा, सूर्य, धूप, तपस्या। तो क्या है? धूप को, यानी कि हमने बर्फ को भी सहन करा, धूप को भी सहन करा, हर चीज को हम सहन करते हुए आए हैं साथ में ही। निकर शब्द का क्या अर्थ है? समूह, निकट, निकस, हस्त। तो क्या अर्थ है इसका? समूह अर्थ है। निकर को समूह कहते हैं। वानरों का समूह था ना, वहां पे जो है ये शब्द इस्तेमाल किया गया था, निकर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली कविता है हमारी पाठ नंबर 9, रुबाइयाँ या फिर गजल कह लो। अब ये भी थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स सा लगा मेरे को, ये इतना आसान सी नहीं है। देखो रुबाइयाँ कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? खिलौनों के, पटाखों के, राखी के, मिठाई के। तो किसके लच्छे चमक रहे हैं? राखी के लच्छे। गजल किस साहित्य में सब अधिक प्रसिद्ध है? उर्दू में, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत। किस भाषा में है गजल फेमस? उर्दू भाषा में है, तभी हम लोग इतना जानते नहीं है गजल वगैरह के बारे में। जर्रा जर्रा सोए हैं वाक्य में जर्रा जर्रा का क्या अर्थ है? थोड़ा सा, कण कण, बूढ़ा सा, जाड़ा सा। तो कौन सोया है? कण कण सोया हुआ है। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज पंक्ति में भाषा कौन सी है? देखो ये जो है ना, ये सेम पंक्ति सेम क्वेश्चन देते हैं हर बार, मतलब इस चैप्टर का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है ये। तो देखो कौन सी भाषा है, तो इसीलिए तुम्हें लगेगा भाई जिसने नहीं पढ़ा होगा ना उसको तो एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा कि मेरे बस की बात नहीं है ये कर पाना। यहाँ पे पूछ रहे हैं पंक्ति में भाषा कौन सी है? तत्सम प्रधान, तद्भव प्रधान, ब्रज भाषा, उर्दू फारसी। तो कौन सी भाषा है? उर्दू फारसी भाषा मिक्स करके बना रखा है ये। फितरत शब्द का क्या अर्थ है? आकर्षण, विकर्षण, आदत, सलामत। तो देखो तुम्हारी फितरत ही ऐसी है, यानी कि तुम्हारी आदत ही ऐसी है, तो ये आदत है, ठीक है? वैसे भी तुम सेंस कर लो, यहाँ पे अपने हरियाणा में इतनी सी तो चलती है, मिक्स मसाला करके लैंग्वेज बना रखी है। अगला चैप्टर देखते हैं, लास्ट चैप्टर है हमारा, छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख। पहला ही क्वेश्चन है, कविता ने अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था?
सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं ये भी। कागज के पन्ने पर, आंगन में, छाती पर, खेत में। कहाँ पे बोया था? कागज के पन्ने पर। कवि का छोटा खेत किस आकार का था? चौकोना, तिकोना, आयताकार, वक्र। तो कैसा था? सबको याद है यार, चौकोना खेत था। चौकोना मेरा खेत, ऐसा कुछ करके कहता है वो। बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? अब बगुलों के पंख, देखो मुझे कविता का कोई आइडिया नहीं है, बगुले कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। तो पंख कैसे होंगे? हरे भरे थोड़ी ना होंगे, वो भी सफेद होंगे। बताओ अब रंग कैसा था? काला, नीला, सफेद, मटमैला। सफेद रंग था उसका। नभ में पंक्तिबद्ध बगुलों के पंखों ने कवि की कौन सी इंद्रिय को चुरा लिया? कान, आंख, नाक, रसना। तो किसको चुरा लिया? अब तुम खुद समझो, बगुले उड़ते हुए तुमको दिखाई दे रहे, तुम बैठे हो कवि की जगह, कवि को भगाओ यहाँ से रास्ते से, तुम बैठे हो वहां पे, तुमको बगुले दिखाई दे रहे हैं। अब तुम किससे उनको, तुम किस चीज को देख के, तुम्हें कैसे पता लगेगा वो बगुले है? कान से सुन सुन के फड़फड़ फड़फड़ आ रही है, पता नहीं कौन उड़ रहा है। आंख से देख लिया भाई बगुले उड़ रहे हैं, क्या खूबसूरत नजारा है। नाक से सूंघ लिया कि बगुले आ रहे हैं। अरे यार सेंसिबल बात है, आंख से देखोगे। और इसी इंद्री को जो है लेखक की भी चुरा लिया गया। यानी कि उसको वो जो बगुले के पंख थे, वो पंछी उड़ते हुए जा रहे थे ना, वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लुटते रहने से जरा भी कम क्या नहीं होती? संपत्ति, रसधारा, औषधि, पुस्तक। तो क्या नहीं होती? रसधारा कभी कम नहीं होती। रस का पात्र कैसा है? अक्षय, कमजोर, नीरस, निंदनीय। कैसा है? अक्षय है। इनके अमर कह सकते हो तुम। नभ में पंक्तिबद्ध कौन थे? हंस, चातक, बुगले, पीक। तो कौन थे? बुगले थे जो कि उड़ रहे थे। साहित्य का रसायन क्या है? श्रद्धा, सम्मान, कल्पना, जल्पना। तो साहित्य का रसायन क्या है? कल्पना है एक पूरा। और यहाँ पे उसके बाद आता है हमारा गद्य भाग, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि तुम भाई वीडियो पूरी देखते नहीं हो। मैंने कई सारी वीडियो बनाई फुल, मतलब पूरी बुक के एनालिसिस की, और तुमको वो पसंद नहीं आ रही क्योंकि तुम कमेंट करते नहीं हो। मैं देखो, मैं भी स्मार्ट हूँ, मैं भी स्मार्ट गेम खेल रहा हूँ तुम्हारे साथ। जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है, अब कमेंट करना कि हाँ भाई हमने लास्ट तक देखी है, और जिसने नहीं देखी वो कमेंट नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए मेरे को पता लग जाता है किस किसने लास्ट तक देखी और किसने लास्ट तक नहीं देखी है। तो अगर कमेंट नहीं आ रही है, इसका मतलब कोई नहीं देख रहा लास्ट तक। तो वीडियो इसीलिए मैं थोड़ी छोटी बना रहा हूँ। ये गद्य भाग हम अलग से दूसरी वीडियो में करेंगे। प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ध्यान से, ठीक है, याद रख लेना। डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेना, कई सारी बुक्स के सॉल्यूशन और काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। वेबसाइट पे विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा आपके काम का। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर, और साथ में सॉल्यूशन वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको उसी वेबसाइट पे मिलेगा। हरियाणा बोर्ड का, ये पूरी वेबसाइट हरियाणा बोर्ड की है वो, तो जरूर से विजिट करना, ठीक है। चलो खत्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।